ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं आशुतोष द्विवेदी गणित की क्लास में पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है मोनोटोन सीक्वेंस। सीक्वेंस के विषय में आप सभी को बता दिया गया है कि स्पेशल पैटर्न किसी विशेष स्पेसिफिक पैटर्न के आधार पर जब हम नंबर सिस्टम को क्या करते हैं, सेट थ्योरी में लिखते हैं। डोमेन का रेंज उसका नेचुरल नंबर होता है, रेंज कोई भी नंबर उसका, तो उसको बोलते हैं सीक्वेंस। ठीक है। अब मोनोटोन सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? जैसे आप जानते हैं कि जो सीक्वेंस हैं उसके टर्म्स होते हैं, कंटिन्यूस जो टर्म्स होते हैं उसमें हम बात करेंगे कि उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो मोनोटोन का मतलब एक एक के अंतराल से आने वाले जो टर्म्स हैं, अब वह टर्म्स कैसे हो सकते हैं कि कुछ टर्म्स आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ टर्म्स पीछे की तरफ घटेंगे। ठीक है ना। तो एक एक सीक्वेंस के बीच में अगर हम किसी सीक्वेंस के जो टर्म्स हैं उनके बीच में अगर हम रिलेशन निकालते हैं और अगर वह रिलेशन मिल रहा है तो वह मोनोटोन सीक्वेंस के रिलेशन से प्रॉपर्टी बोले जाते हैं, टाइप ऑफ मोनोटोन सीक्वेंस बोले जाते हैं। तो अब क्या हो सकता है कि अगर आपको कोई सीक्वेंस दिया है AM, ठीक है ना, कोई सीक्वेंस दिया AM, तो इसका सभी टर्म क्या होगा, A1 A2 A3 डॉट डॉट AN डॉट डॉट, ठीक है ना, यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ इसमें टर्म्स हैं। अब इसके कॉन्सिक्यूटिव दो क्रमागत आने वाले टर्म, मान लीजिए A1 और A2 के बीच का रिलेशन निकाला जाए, A3 A4 के बीच का रिलेशन निकाला जाए, मतलब कि क्रम से आने वाले A2 का A3 से आने वाले टर्म के बीच का रिलेशन, पैटर्न तो होगा ही, किसी स्पेशल पैटर्न पर ही सीक्वेंस बना है। तो इनके बीच का रिलेशन क्या हो सकता है कि क्योंकि ये न्यूमरल्स वैल्यू में होते हैं, आंकिक मान होता है, तो इस आंकिक वैल्यू के आधार पर हम देख करके बता सकते हैं कि क्या अगला आने वाला टर्म पिछले आने वाले टर्म से बढ़ रहा है या घट रहा है, या एक बार बढ़ रहा है एक बार घट रहा है। तो इसी के आधार पर जो सीक्वेंस है, मोनोटोन सीक्वेंस है, उसको चार भाग में बांटा गया है। पहला टाइप जो है वह है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस में क्या है कि जो प्रीवियस आपका टर्म है वो अपने प्रीसीडिंग टर्म से हमेशा ज्यादा रहेगा। मतलब कि अगर पहला टर्म A1 है, दूसरा टर्म A2 है, तो A2 की वैल्यू स्ट्रिक्टली ग्रेटर होगी किससे, A1 से। एंड सिमिलरली A2 और A3 में क्या होगा कि A3 की वैल्यू A2 से ग्रेटर होगी, स्ट्रिक्टली ग्रेटर होगी। ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर किसी सीक्वेंस में अगला टर्म अपने पिछले टर्म से क्या है, ग्रेटर वैल्यू लिए हुए है, तो उस कंडीशन में उस सीक्वेंस को बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। एग्जांपल देखेंगे कि अगर n/n+1 कोई सीक्वेंस है, तो अगर 1 रखोगे वैल्यू, तो 1/1+1 दैट इज इक्वल टू 1/2, 2/2/3, 3/4। तो इसमें आप देखिए कि पहले और दूसरे के बीच में क्या रिलेशन है कि 1/2 इट इज लेस देन 3/4। सिमिलरली 2/3 और 3/4 का रिलेशन निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 2/3 इट इज लेस देन 3/4। मतलब कि ये जो n/n+1 का जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में अगला टर्म अपने पिछले टर्म से क्या है, बढ़ते हुए क्रम में है, उसका वैल्यू ज्यादा है, इसलिए इस सीक्वेंस को क्या बोला जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। समटाइम्स क्या होता है कि किसी सीक्वेंस में एक दो टर्म आपस में इक्वल होते हैं, फिर अगला टर्म ज्यादा हुआ, फिर कम हुआ, कम नहीं हुआ, इक्वल ग्रेटर और लेस होगा, लेस और इक्वल टू होगा, तो उस सीक्वेंस को केवल बोला जाता है इंक्रीजिंग सीक्वेंस। क्या बोला जाता है, रिलेशन देखेंगे मैथमेटिकल, इफ A1 इज लेस और इक्वल टू, लेस भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, A2 इज लेस और इक्वल टू A3 इज लेस और इक्वल टू AN, इस कंडीशन में इस सीक्वेंस को केवल क्या बोला जाएगा, इंक्रीजिंग सीक्वेंस। क्या बोला जाएगा, इंक्रीजिंग। एग्जांपल देखिए 1 1, अगर पहले और दूसरे की बात करें तो पहला और दूसरा टर्म आपस में क्या है, इक्वल है, लेकिन दूसरे और तीसरे टर्म की बात करें तो पहला दूसरा टर्म तीसरे टर्म से क्या है, कम है। देखिए इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब फिर देखिए, फिर दूसरा और चौथे टर्म, तीसरे और चौथे की बात करें तो दूसरा टर्म तीसरा टर्म चौथे टर्म के इक्वल है। फिर अगला टर्म देखिए, इट इज लेस और इक्वल टू 3, 2 इज लेस और इक्वल टू। तो आप देखिए इस सीक्वेंस में क्या हो रहा है कि कुछ टर्म्स जब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो इक्वल हो जा रहे हैं, लेकिन आगे की तरफ बढ़ने पर वह टर्म्स ग्रेटर हो जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे सीक्वेंस जहां पर प्रीसीडिंग टर्म अपने पिछले प्रीवियस टर्म से क्या हो, बढ़ते हुए क्रम में हो या केवल इक्वल टर्म में हो, तो उस कंडीशन में इक्वल वैल्यू लिए हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग सीक्वेंस। क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग सीक्वेंस। इसी तरह जस्ट अपोजिट डिफिनेशन है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या होगा
कि पीछे का टर्म अपने अगले टर्म से ग्रेटर होगा, ज्यादा मान लिए होगा। जैसे आप देखिए इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी कि पहला टर्म अपने अगले टर्म a2 से क्या है ग्रेटर वैल्यू लिए, a2 a3 से ग्रेटर लिया, a3 a4 से ग्रेटर वैल्यू के साथ है, तो इस सीक्वेंस को स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोला जाएगा। यहाँ देखिए 1, 1/2, 1/3 यानी 1/n जो सीक्वेंस है इसमें n की वैल्यू रखते जाएंगे तो आपको मिलता जाएगा 1 पर 1/1 इन 1 मिलेगा, 2 पर 1/2, 3 पर 1/3, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या मिला कि 1 इज ग्रेटर देन 1/2, ठीक है। दूसरे और तीसरे की बात करें 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3, तो आप देख रहे हो कि पिछला टर्म अपने अगले टर्म से हमेशा ग्रेटर वैल्यू के साथ है, तो इस सीक्वेंस को क्या बोला जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्या बोला जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। फिर देखिए केवल डिक्रीजिंग क्या होगा, तो कभी कभी क्या होगा सीक्वेंस में दो टर्म आपस में इक्वल भी हो जाएंगे और अगला जो पिछला टर्म होगा वो अपने अगले टर्म से बड़ा भी होगा। जैसे इस सीक्वेंस में देखिए कि पहला और दूसरा टर्म आपस में इक्वल है, लेकिन दूसरा और तीसरा टर्म की बात करें तो यह ग्रेटर और इक्वल टू है, ग्रेटर वैल्यू के साथ है। फिर दूसरा और तीसरा और चौथा टर्म क्या है इक्वल टू, तो इसमें क्या रिलेशन आ रहा है इट इज ग्रेटर और इक्वल टू का। या देखिए अगर इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो उस सीक्वेंस को बोला जाता है केवल डिक्रीजिंग। रिलेशन से आप डिफाइन कर सकते हो कि केवल ग्रेटर वैल्यू के साथ है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोला जाएगा। ग्रेटर और इक्वल टू यानी समटाइम्स इक्वल हो रहा है और समटाइम्स ग्रेटर और इक्वल हो रहा है, तो उस कंडीशन में इसको क्या बोला जाएगा डिक्रीजिंग। क्या बोला जाएगा डिक्रीजिंग। तो चार तरह के आपको सीक्वेंस मिल जाएंगे, मोनोटोनिक, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है ना। उसके बाद मोनोटोनिक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। आप अगर सिंबॉलिकली भी डिनोट करना चाहें तो आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो an इज लेस और इक्वल टू an+1 फॉर एवरी n इज ग्रेट, क्या हो जाएगा n+1 इज ग्रेटर देन n, ठीक है। तो इस कंडीशन में यह मोनोटोनिक क्या रहेगा इंक्रीजिंग हो जाएगा। इफ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग इफ an इज लेस देन ओनली an+1, इस कंडीशन में मोनोटोनिक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। जस्ट अपोजिट आइए और देखिए यहाँ पर an इज ग्रेटर और इक्वल टू an+1। देखिए एक टर्म को डिनोट कर रहे हैं, जनरलाइज्ड टर्म है, टर्म को डिनोट कर रहे हैं, मतलब कि पहला अगर 1 रखेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 1 इट इज ग्रेटर देन a1+1 दैट इज इक्वल टू a2। अब यहाँ से देखिए a1 इज ग्रेटर और इक्वल टू a2, एक टर्म कहाँ का है यहाँ देखिए a1 इज ग्रेटर और इक्वल टू a2, तुरंत आप डिसाइड करेंगे कि यह क्या है डिक्रीजिंग है, क्या है डिक्रीजिंग है। तो इस तरीके से आप जनरल जो आपका जनरल टर्म होता है किसी सीक्वेंस का, उस सीक्वेंस में 2 या 3 टर्म को लेकर के उनके बीच का आप रिलेशन न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर के रिलेशन देख लेंगे और रिलेशन देख करके डिसाइड कर सकते हैं कि कब वह स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कब केवल इंक्रीजिंग है, कब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और कब वह डिक्रीजिंग है। और कभी कभी क्या होता है कि कुछ सीक्वेंस ऐसे होते हैं जिसमें टर्म्स बढ़ते भी हैं घटते भी हैं। जैसे ऊपर मैंने एक एग्जांपल लिखा है, इस एग्जांपल में देखिए कि पहला टर्म 1 या क्या है दूसरे टर्म से ग्रेटर है, लेकिन दूसरे और तीसरे टर्म में आप देखेंगे कि -1/2 या लेस है 1/3 से, तो इसमें कोई स्पेशल पैटर्न नहीं मिल रहा है। तो जब क्या होता है कि कुछ टर्म बढ़ते हुए क्रम में है, कुछ घटते हुए क्रम में है, तो ऐसे सीक्वेंस को हम बोलते हैं इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो कुल स्पेशल टाइप ऑफ जो सीक्वेंस है 4 तरीके के, मोनोटोनिक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। इस 4 तरह के सीक्वेंस के आधार पर आगे के थ्योरम हम पढ़ेंगे। थैंक यू।